धान की खेती करने का सोच रहे हैं तो इस साल आप ये 5 टेक्निक्स का जरूर ध्यान रखें। अगर आपने ये 5 टेक्निक्स का उपयोग कर लिया तो आने वाले 5 महीने बाद जब फसल कटेगी तो लोग खुद पूछेंगे इतना जबरदस्त उत्पादन कैसे हुआ। ये 5 टेक्निक्स में कोई पैसे का खर्च नहीं लगने वाला है, ये बस असरदार और आसान तरीके हैं जिन्हें अगर आप बुआई से पहले और बाद में करते हैं तो मिट्टी की ताकत बढ़ेगी, बीज अंकुरण अच्छा होगा और ना ही नर्सरी में कोई कीट या रोग आएंगे और पैदावार तो अच्छी होगी ही। तो कौन सी है वो 5 टेक्निक्स, यही सब हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। किसान भाइयों, धान ना सिर्फ भारत बल्कि कई देशों की मुख्य फसल है और भारत में तो इसकी सबसे ज्यादा बुआई होती है। भारत में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ धान की खेती ना होती हो। बात यह है किसान भाइयों, धान की खेती तो हर जगह होने लग गई है पर इसका उत्पादन दिन ब दिन घटते जा रहा है, क्योंकि किसान क्या करते हैं, धान की बुआई तो कर लेते हैं पर धान की खेती में जो मेन टेक्निक्स होती है उनका उपयोग करना बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर चाहे वो बीज चुनाव हो, बीज अंकुरण हो या फिर खेत की तैयारी करते समय की जाने वाली मेन टेक्निक्स, इन सभी के बारे में किसान सही से नहीं जानते हैं। अब जैसे आपने अपने खेत के हिसाब से बीज तो चुन लिया, लेकिन उसकी जांच की क्या कि वो अंकुरण के योग्य है या नहीं, अच्छा अंकुरण होगा या नहीं उस बीज से, क्योंकि यही बीज फर्क डालता है 10 कुंटल और 25 कुंटल पैदावार में। आपको क्या करना है, बीज में अंकुरण की जांच करने के लिए एक देसी और एकदम आसान तरीके का उपयोग करना है। इसके लिए आप एक ड्रम लीजिए और उसमें 10 लीटर पानी डाल दीजिए और उसमें 1 किलो नमक को घोल दीजिए। अब उसमें 8 से 10 किलो धान का बीज मिला दीजिए अच्छे से और अब इसे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो देखेंगे ये जो ऊपर तैर रहे बीज होंगे ये हल्के और बेकार बीज है, तो आप इन्हें हटा दीजिए और जो बीज नीचे बैठ जाए यही वो बीज है जिसमें अंकुरण अच्छा होगा। मतलब आप इस बीज की बुआई कर सकते हैं, लेकिन बुआई से पहले आप इस बीज को बाहर निकालकर अच्छे से साफ पानी से धो ले ताकि बचा हुआ नमक भी निकल जाए। यही वो छोटी सी टेक्निक है जिसका उपयोग करके आप बीज अंकुरण के बारे में पता कर सकते हैं। अब बात करें बुआई के पहले की, तो आपको ये 3-4 काम तो जरूर करना चाहिए, जैसे फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और एक एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस जो पौधरोपण के टाइम पे तो किसान को जरूर से करनी चाहिए और यही टेक्निक्स हर कोई किसान करना भूल जाता है। और तीसरा, खरपतवार नियंत्रण। तो इन्हीं सब के बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब बात करें धान की अच्छी पैदावार की, तो सबसे जरूरी होता है मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, धान की बुआई से पहले अगर आप सीधी बुआई करते हैं धान की तो पूरे खेत में हरी खाद लगा दीजिए। वहीं अगर आप पौधरोपण विधि से बुआई करते हैं तो जिस एरिया में नर्सरी तैयार करते हैं उसको छोड़कर पूरे खेत में हरी खाद लगा दीजिए। आप ये हरी खाद के रूप में मूंग, ढैंचा, लोबिया जैसी फसलों का उपयोग करें। इनके कई सारे फायदे हैं, जैसे ये जड़ों में मौजूद नोड्यूल्स के जरिए जो भी हवा में मौजूद नाइट्रोजन रहता है उसे मिट्टी में इकट्ठा कर देता है, जिससे यूरिया की जरूरत काफी हद तक कम हो जाती है। और साथ ही जब ये फसलें मिट्टी में सड़ती हैं तो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों को खाना मिलता है, इससे धान की जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। अगर आप ये हरी खाद वाली फसलों को अभी लगाते हैं तो इन्हें लगभग 35 से 45 दिन तक अच्छी तरह बढ़ने दें और इसके बाद इन्हें रोटावेटर या फिर डिस्क प्लाऊ से इन्हें अच्छी तरह मिट्टी में मिला दें और इन्हें मिट्टी में मिलाने के बाद 15 से 20 दिन तक के लिए छोड़ दें। इस दौरान ये सड़कर मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ता है। किसान धान की बुआई 2 तरीके से करते हैं, पहला डायरेक्ट बुआई या फिर जिसे सीधी बुआई भी बोलते हैं और दूसरा होता है ट्रांसप्लांटिंग। अब अगर डायरेक्ट बुआई की बात करें तो आप धान के बीज को सीड ड्रिल द्वारा ही बुआई कर सकते हैं और सीड ड्रिल में बुआई करते समय ही आप धान के बीज के साथ साथ फर्टिलाइजर भी मिला दीजिए। दूसरा, या तो आप हाथ से फेंककर धान की बुआई कर सकते हैं। इस विधि में आपको फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पहले ही करना पड़ता है बुआई के। और अगर आप धान की बुआई पौधरोपण विधि द्वारा करते हैं तो आपको इसके लिए भी पहले ही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करना पड़ता है। इन सभी विधि से बुआई करने के 1-2 दिन पहले आपको खेत में पानी को अच्छी तरह भर देना चाहिए और फिर उसमें ट्रैक्टर चलाना चाहिए, जिसे आमतौर पर पडलिंग के नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर इसे मचाई करना भी कहते हैं। लेकिन इससे पहले आपको कुछ खाद डालना भी बहुत जरूरी होता है और पडलिंग के टाइम पे ये कुछ बातें तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, जैसे
पडलिंग करने के 3 से 4 दिन पहले आपको खेत में पानी अच्छी तरह भर देना चाहिए और उसके बाद पडलिंग करते वक्त 5 से 7 सेंटीमीटर कम से कम पानी होना चाहिए, तभी आप पडलिंग करें। और पडलिंग के बाद खेत में कम से कम 2.5 सेंटीमीटर पानी मौजूद होना चाहिए और आपको 2 बार पडलिंग करनी है। और पडलिंग के दौरान 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई जरूर रखें, जिससे मिट्टी की निचली परत कठोर हो जाती है, जिससे पानी नीचे नहीं रिसता है। इससे सिंचाई में भी 25 से 30% तक पानी की बचत होती है। पडलिंग के बाद मिट्टी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, जिससे घास फूस या खरपतवार का विकास भी रुक जाता है। साथ ही नर्म और गीली मिट्टी में धान की जड़ें भी अच्छे से फैलती हैं, जिससे धान के पौधे में फुटाव अच्छे से होता है। और साथ ही पडलिंग करने से मृदा जनित रोग व कीट भी नष्ट हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखें, पडलिंग के तुरंत बाद धान की बुआई या ट्रांसप्लांटिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस समय मिट्टी ढीली होती है और पौधा रुपाई के कुछ समय बाद ही गिर जाता है, क्योंकि जड़ें अच्छे से मिट्टी में पकड़ नहीं बना पाती हैं। अगर आपको धान की बुआई या ट्रांसप्लांटिंग उसी दिन करनी है तो आप पडलिंग के 3 से 4 घंटे बाद ही ट्रांसप्लांटिंग या बुआई करें। अब आगे बात करते हैं, पडलिंग के 1-2 दिन पहले आपको खेत में फर्टिलाइजर डालने हैं। चाहे आप डायरेक्ट बुआई कर रहे हो या फिर आप ट्रांसप्लांटिंग या फिर रोपण विधि द्वारा बुआई कर रहे हो, आपको ये सेम ही फर्टिलाइजर डालना है। पहला, आपको डीएपी 1 एकड़ में तकरीबन 50 किलो डालना है। उसके साथ ही साथ पोटाश आपको 25 किलो डालना है। ज्यादा डालने की आपको जरूरत नहीं है। आपको इसके साथ एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी डालना है, जैसे एनपीके बायो कंसोर्टिया। इसे डालने से फायदा ये होगा कि पौधरोपण के बाद या फिर बीज डालने के बाद जो अंकुरण होता है, उसके बाद जो पहली जड़ें आती है उनका विकास अच्छे से होता है, तो पौधा शुरुआत से ही जमीन में अपनी जड़ों को अच्छी तरह फैला सकता है। इसीलिए आपको एनपीके बायो कंसोर्टिया का शुरू में ही उपयोग करना चाहिए। अब चौथा फर्टिलाइजर है जिंक। जिंक डालना बहुत ही जरूरी हो जाता है पौधे के लिए। जैसे कि आप देखेंगे, पौधरोपण के बाद या फिर बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद ही पौधे में जिंक की कमी शुरू हो जाती है और उस वजह से ही पौधे में फुटाव और बालियां अच्छे से नहीं आ पाती हैं। तो इस समय किसान भाइयों के लिए जिंक का उपयोग करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आप जिंक की कमी पूरी करने के लिए जिंक सल्फेट 33% का उपयोग करें। अगर ये सभी उर्वरक शुरू से ही जमीन में मौजूद होंगी तो पौधे में शुरुआती अवस्था से ही अच्छे से वृद्धि और विकास होगा। अगर आप मशीन से बुआई करते हैं, यानी अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 8 इंच रखनी है, वहीं गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर रखनी है। और अगर आप इस सीजन में डायरेक्ट बुआई करने वाले हैं तो आप 20 जून से पहले बुआई कर दीजिए, क्योंकि फिर बारिश आ जाएगी। और अगर आप इस बारिश के समय बुआई करते हैं तो बीज का जमाव अच्छे से नहीं होगा और ना ही अंकुरण अच्छे से होगा। अगर आप धान की बुआई ट्रांसप्लांटिंग या पौधरोपण विधि द्वारा कर रहे हैं, तो मान लीजिए जैसे कि आप 10 एकड़ में बुआई करने जा रहे हैं, तो 1 एकड़ में आप नर्सरी तैयार करिए। और बात करें नर्सरी की, तो अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी ली है तो उसकी नर्सरी 18 से 22 दिन के करीब तैयार हो जाएगी। वहीं अगर मीडियम ड्यूरेशन की वैरायटी है तो उसकी नर्सरी 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी। वहीं अगर ये ज्यादा अवधि वाली वैरायटी है तो उसकी नर्सरी 35 से 40 दिन के लगभग तैयार हो जाएगी। और ये नर्सरी तैयार करने के बाद आपको एक बहुत ही जरूरी काम करना है पौधरोपण से पहले। जैसे कि आप अगर धान की बुआई करने जा रहे हैं पौधरोपण विधि द्वारा, तो जब धान का आप रोपा उखाड़ेंगे तो वो कम से कम 1 से 1.5 फीट लंबा होता है, तो उसमें से 1/3 भाग आप काट दीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, जो तना छेदक कीट है ना, वो अक्सर नर्सरी स्टेज पर ही आ जाता है। इसका जो पतंगा होता है वो नर्सरी में जो मौजूद पौधे होते हैं उनके ऊपर की पत्तियों पर ही अंडे देता है। अगर आप पौधरोपण विधि के दौरान रोपे के 1/3 भाग को काट देते हैं तो आप पहले से ही कीट नियंत्रण कर सकते हैं। और इसका एक और फायदा है, ये जो रोपा अगर आप खेत में लगाते हैं तो इसमें फुटाव ज्यादा से ज्यादा होगा। अब ये रुपाई के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है खरपतवार का, क्योंकि आपने अच्छे से खाद डाल दिया, पानी दे दिया, तो जैसे जैसे पौधे का विकास होगा तो वैसे वैसे खरपतवार का भी विकास होना शुरू हो जाता है। इसी कारण से धीरे धीरे करके पौधे का विकास रुक जाता है। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार आने वाले धान की फसल में, उनका नियंत्रण करने के लिए आपको पेंडामेथिलीन का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद जब फसल 30 से 35 दिन की हो जाती है तब जड़ों का विकास समांतर रूप से तो होता है, लेकिन जब तक जड़ें जमीन के अंदर अच्छे से नहीं जाएंगी, उनका फुटाव अच्छे से नहीं होगा और पूरा पौधा अच्छे से मजबूत नहीं होगा। और ये सब जड़ों का विकास न होने का कारण होता है खरपतवार। और इस टाइम पे आपको कोई खरपतवार नाशक का उपयोग करने की जरूरत नहीं है, आपको लेबर द्वारा हाथ से खरपतवारों को उखड़वाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जो भी खरपतवार है वो जड़ों सहित उखड़ेंगी। तो ये थी वो मेन टेक्निक्स जो आपको धान की बुआई करने से पहले और बाद में जरूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।